नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है एक रात की दुल्हन। कहाँ चले देवर जी? अरे हमारा नींद तो देते जाइए। प्रिया ने अपने देवर समीर से कहा। भाभी, दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है। लीजिए, जो बचा कुचा है तो आप भी ले लीजिए, समीर बोला। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नींद लेना। जाओ तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ। निधि भी तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, प्रिया बोली। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए निधि को पसंद किया, समीर बोला। तब प्रिया बोली, थैंक यू किस बात का समीर? बड़ी बहू होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। और मुझे ये सब गुण अपनी ममेरी बहन निधि में दिखे, और उसने भी तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को निधि बहुत पसंद आई, इसीलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर निधि है भी तो कितनी खूबसूरत। लेकिन फिर भी भाभी, निधि को ढूंढा तो आपने ही था, इसीलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है, समीर बोला। बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तो तेरा इंतज़ार कर रही होगी, प्रिया बोली। जी भाभी। और ऐसा कहकर समीर जाने लगा तो प्रिया ने पूछा, कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए या नहीं? हाँ भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ, समीर बोला। तब ठीक है, जाओ और उसे ज़्यादा मत सताना, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। और इधर समीर शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। समीर के जाने के बाद प्रिया भी सोने के लिए वही हॉल में लगे अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज़्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसलिए प्रिया ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। पुरुषों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसीलिए वे सभी वहीं आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते प्रिया ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम करके थक के चूर हो चुकी थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी प्रिया को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। प्रिया भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली, कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, प्रिया, हम में से तो कोई नहीं चीखा। चीख तो शायद समीर के कमरे से आई है। समीर के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? प्रिया बोली। हाँ भाभी, समीर के कमरे से ही चीख आई है, प्रिया की बड़ी ननद सुरभि बोली। सच में? प्रिया ने दोबारा पूछा। हाँ, वहीं से चीख आई है, सुरभि ने दोबारा जवाब दिया। तब प्रिया की सास कुमुद बोली, प्रिया जाकर देख तो कि क्या बात है। हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है, तुझे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो निधि ही थी, यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, प्रिया बोली। और फिर प्रिया समीर के कमरे की ओर गई और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, निधि, सब ठीक है ना? और फिर प्रिया के ऐसे पूछने पर निधि ने दरवाज़ा खोला और प्रिया से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। निधि को रोता देख प्रिया जोर से घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ निधि, तू रो क्यों रही है? समीर ने तुझसे कहा क्या कुछ? नहीं दीदी, वे कुछ कह ही नहीं पाए, निधि बोली। तेरे कहने का मतलब क्या है निधि? साफ साफ बोल, मैं कुछ समझ नहीं पाई, प्रिया ने घबरा कर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो वे बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए, इसीलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई, निधि बोली। ये क्या कह रही है तू? प्रिया ने पूछा। हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए, निधि बोली। चल मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है समीर को, प्रिया बोलती है। और फिर प्रिया समीर के पास गई और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन समीर होश में नहीं आया तो वो भागते हुए हॉल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलाया।
इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि समीर बेहोश हो गया था, तो सभी भागकर समीर के कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर से वहां आ पहुंचे और उन्होंने समीर का इलाज शुरू किया और कुछ ही देर बाद समीर होश में आ गया। तब डॉक्टर साहब बोले, शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा, इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर प्रिया ने निधि को अपने कमरे में सुला दिया और समीर दूसरे मेहमानों के साथ जा लेटा, क्योंकि समीर को अकेले उस कमरे में लेटाना उचित नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसी तरह पूरी रात बीत गई। फिर सुबह हो गई और इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर प्रिया निधि को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा आई और समीर से उसके कमरे में जाने को कहा। और पहली रात की तरह समीर फिर निधि के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। प्रिया फिर से कमरे में पहुंची तो आज भी वही हाल था। समीर फिर बेहोश था और फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि समीर के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं, आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, वे ही इनकी बीमारी की ठीक ठाक वजह बता पाएंगे। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद महिलाएं मेहमानों के बीच खुसर पुसर होने लगी। वे आपस में कहने लगी, हो ना हो ये कोई ऊपरी चक्कर है या दुल्हन की किसी रूह प्रेत के अपने साथ ले आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों का मिलन ही नहीं होने दे रही। प्रिया ने ये सब सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए आप लोग, ये क्या बिर सिर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग। कल ही हम लोग समीर को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी कि आखिर बात क्या है। फिर दूसरे दिन समीर अपने भाई और पापा के साथ साइकेट्रिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने उसे बहुत से सवाल पूछे और समीर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अभी उसकी उम्र केवल 25 साल है, ना उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था और ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने निधि को भी अपने पास बुलवाने को कहा। और जब डॉक्टर साहब निधि से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ आ गई थी, क्योंकि निधि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, समीर से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, समीर को विंस्ट्रा फोबिया या कैलिंगनी फोबिया हुआ है। इस बीमारी में होता क्या है डॉक्टर साहब? समीर के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनके अकेले में बात करने के ख्याल से भी वे बुरी तरह घबराते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने के ख्याल पर से ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं शरीर बुरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, उल्टी, सिर दर्द, रोना और बेहोश हो जाना। कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है। तो इसका कोई इलाज? समीर के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर मरीज के साथ ज़बरदस्ती की गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बोले, तो अब क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है। समीर के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। ये तो अब आप सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, डॉक्टर साहब बोले। और फिर सभी घर लौट आए। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या या हो जाए जिससे समीर और निधि की खुशियां बरकरार रहे। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और समीर की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुश भी। बड़े अरमानों के साथ वो निधि को समीर की दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन अब उन दोनों की खुशियों को नज़र लग चुकी थी। और तभी निधि ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया कि वो समीर से तलाक लेगी। ऐसी शादी को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं
जिसमें उसकी पति की जान जा सकती हो। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने ये फैसला अपने दिल पर रखते हुए लिया है। मैं भी समीर से अलग नहीं होना चाहती। मैं उन्हें अपने दिल में देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरे देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूँगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ़ कर देना। निधि की इस बात पर सबका मन भर आया और सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा न था। निधि एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन उसका सुहाग तो जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।